तो आज हमारे सामने फूलन देवी के जीवन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जी। और हम कोशिश करेंगे इनकी कहानी को समझने की। एक बेहद मुश्किल बचपन से लेकर आप देखिए संसद तक का उनका सफर वो कैसा रहा। हाँ, और ये कहानी मतलब सीधी सापाट बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उन्हें कई नजरियों से देखा गया है। कहीं वो पीड़ित हैं, कहीं बागी, कहीं नेता। और एक प्रतीक भी है ना। बिल्कुल, पिछड़े तबकों के लिए एक प्रतीक भी। ये सारे पहलू उनकी जिंदगी में आप कह सकते हैं घुले मिले हैं। तो शुरुआत करें। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 1963 से। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है गोरहा का पुरवा। हाँ, जालौन जिले में। जी, मल्लार जाति के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और जो दस्तावेज हैं उनमें जिक्र है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। सिर्फ 11 साल? हाँ, और उसके बाद उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहीं पर मतलब थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। स्रोत इशारा करते हैं कि उस वक्त की जो जाति व्यवस्था थी, मल्लाह होना यानी सामाजिक तौर पर नीचे माना जाना, और फिर इतनी कम उम्र में शादी, और वो शोषण, इन सब ने मिलकर उनकी सोच और क्या कहते हैं भविष्य के रास्ते पर बहुत गहरा असर डाला। ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये उनके वजूद को, उनकी पहचान को बनाने वाले अनुभव थे। बिल्कुल। और आगे चलकर जब वो थोड़ी बड़ी हुई, किशोरी थी, तो स्रोतों के अनुसार ठाकुर जाति के कुछ लोगों ने उनका अपहरण किया। हाँ, ये उस इलाके की एक प्रभावशाली ऊंची जाति मानी जाती थी जी। और उनके साथ गंभीर यौन हिंसा हुई। कहा जाता है कि इसके बाद ही वो विक्रम मल्लाह के डाकू दल में शामिल हुई। अच्छा। और फिर उन्होंने ऊंची जाति के लोगों से बदला लेना शुरू किया। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। ये उनकी जिंदगी का एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मोड़ था। ऐसा लगता है जैसे स्रोत बताते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत दर्द था, गुस्सा था, हाँ, वो एक बड़े सामाजिक टकराव, खासकर वो जातीय संघर्ष जो था, उसका हिस्सा बन गया। ये शायद सिर्फ बदला नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विद्रोह भी समझा जा सकता है। हाँ, जिसने उन्हें इतना सताया था। और ये बदले की भावना, जैसा स्रोत जाहिर करते हैं, शायद 1981 के बहमई कांड में अपने चरम पर पहुंची। जी, बहमई कांड। बताया गया है कि उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए बहमई गांव में 20 से ज्यादा ठाकुर मर्दों की हत्या कर दी। इस एक घटना ने उन्हें पूरे देश में चर्चा में ला दिया, लेकिन वो चर्चा कैसी थी, ये भी देखने वाली बात है। सही कहा। इसी घटना ने उनकी छवि को मतलब दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट दिया। कुछ स्रोतों के मुताबिक वो दबे कुचले लोगों के लिए, खासकर अपनी जाति के लोगों के लिए, इंसाफ की देवी बन गई। दूसरी तरफ कई लोगों और दस्तावेजों में उन्हें एक क्रूर, एक वैशी हत्यारे के तौर पर देखा गया। और ये बंटवारा उनकी पूरी जिंदगी और उनकी मौत के बाद भी, आप देखिए, कायम रहा। इस कांड के बाद फरवरी 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर किया। हाँ, आत्मसमर्पण। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जी, शर्तों के साथ। मगर फिर जो हुआ वो भी कम चौंकाने वाला नहीं। उन्हें 11 साल ग्वालियर जेल में बिताने पड़े। बिना किसी मुकदमे के? हाँ, बिना किसी मुकदमे के 11 साल। ये बहुत लंबा वक्त है। मतलब बिना किसी अदालती कार्रवाई के इतने साल जेल में रहना। स्रोत इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये हमारी न्याय व्यवस्था की नाकामी की, या फिर उनके अतीत और उनकी जाति की वजह से उन्हें अलग तरह से देखा गया। हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये उनके जीवन का एक और अंधेरा दौर था, जिसने पूरी कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। फिर 1994 में एक बड़ा मोड़ आया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने उन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए। जी हाँ। और इसके बाद का कदम तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। वो राजनीति में आ गई, समाजवादी पार्टी से जुड़ी। हाँ, और चुनाव भी लड़ा। और 1996 और फिर 1999 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। मतलब डाकू से सांसद। ये सफर तो वाकई कल्पना से परे लगता है। स्रोत इस बदलाव को कैसे समझाते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत बदलाव नहीं था। उस वक्त की जो राजनीतिक हवा थी, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों का जो एक तरह से उबार हो रहा था। हाँ, एकजुट होना। हाँ, एकजुट होना, वो इसमें एक बड़ा फैक्टर था। उनका सांसद बनना पिछड़े और शोषित समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। एक उम्मीद कि हाँ, हाशिए पर धकेला गया व्यक्ति भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि सांसद के तौर पर उनके काम को लेकर भी स्रोतों में अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन कहानी का अंत दुखद रहा। 25 जुलाई 2001 को जब वो सांसद थीं, दिल्ली में उनके घर के ठीक बाहर 3 नकाबपोश हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत दुखद। बाद में शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने गिरफ्तार होने पर कहा कि उसने ये बहमाई कांड का बदला लेने के लिए किया। ये हत्या
जैसे हिंसा और बदले के उस अंतहीन सिलसिले को दिखाती है जो शायद बेहमाई से शुरू हुआ था। हाँ, वो चक्र चलता रहा। बिल्कुल। राजनीति में आने के बाद भी उनका अतीत उनका पीछा करता रहा और आखिर में वही उनकी मौत का कारण बना। ये एक त्रासदी है। आज भी उन्हें याद करने के, जैसा आपने शुरू में कहा, दो अलग अलग तरीके हैं। कुछ उन्हें सिर्फ डाकू मानते हैं, कुछ दलित और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का चेहरा। उनकी अपनी आत्मकथा भी है, आई फूलन देवी। हाँ, और माला सेन की किताब भी काफी चर्चित रही। जी, जिसने उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाई है। और देखिए, स्रोतों में उनके अपने शब्द भी मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, मैं गांव में अस्पताल, पानी, स्कूल लाना चाहती हूँ। बाल विवाह रोककर महिलाओं का जीवन बेहतर बनाना चाहती हूँ। ये उनके इरादों का एक अलग पहलू दिखाता है, जो शायद उनकी उस डाकू वाली छवि से काफी परे है। तो फूलन देवी का जीवन वाकई संघर्ष, बगावत और बदलाव की एक असाधारण कहानी है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा समाज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनाता है, क्यों पनपने देता है, जहां पीड़ित, अपराधी और नायक के बीच की जो रेखा है वो इतनी धुंधली हो जाती है। सही बात है। जब सामाजिक असमानता इतनी गहरी हो, इतनी जड़ें जमा चुकी हों, तो इंसाफ और बदले के क्या मायने रह जाते हैं? ये सवाल फूलन देवी की कहानी से उभरता है और मेरे ख्याल से आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है।